नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को तीस्ता जल साझाकरण समझौता करने का आश्वासन दिया है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच तभी से विवाद का एक विषय रही है जब वर्ष 1951 में पूर्वी पाकिस्तान से जल के साझाकरण पर चर्चा आरंभ की गई थी। वर्ष 1984 में एक संयुक्त नदी आयोग ने तीस्ता नदी का भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% जल आवंटित करने की अनुशंसा की थी। हालांकि वर्ष 1984 की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2011 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया गया था, जो पश्चिम बंगाल की आपत्तियों की वजह से असफल रहा। तीस्ता नदी का उद्गम भारत की सोलामो झील से होता है। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश के चिलमरी में ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। ये उन 54 नदियों में से एक है जो भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ये बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के बाद चौथी सबसे बड़ी सीमा पारीय नदी भी है। भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 1996 की गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि गंगा जल के साझाकरण के लिए एक व्यवस्था का प्रावधान करती है। ये संधि बांग्लादेश के अधिकारों को एक निचले नदी तटीय राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करती है। अगली खबर स्वेज नहर के बाधित होने से संबंधित है। भारत ने स्वेज अवरोध के प्रभाव से निपटने की योजना तैयार की है। भारत ने एक 4 सूत्री रणनीति तैयार की है। इसमें केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जलयानों का मार्ग परिवर्तन करना और शीघ्र खराब होने वाले कार्गो को प्राथमिकता देना शामिल है। इसके साथ माल भाड़े की दर को स्थिर करना और भारतीय पत्तनों पर अपेक्षित जलयानों के संकुलन का प्रबंधन भी शामिल है। हाल ही में ताइवान की एक कंपनी एवरग्रीन मरीन का 400 मीटर लंबा एक कंटेनर पोत स्वेज नहर में फंस गया है, जिससे क्षेत्रीय नौवहन अचानक बाधित हो गया है। इस मार्ग का उपयोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात आयात के लिए किया जाता है। आइए अब इस पहल का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव जानते हैं। तेल, वस्त्र, फर्नीचर, कपास, वाहन, कलपुर्जे और मशीनों के पुर्जों को गंतव्य तक पहुंचने में 10 से 15 दिन की देरी हो सकती है। तेल असेंबली लाइनों में प्रयोग होने वाले इस्पात और कच्चे माल, फिनॉल और एनिलीन जैसे बुनियादी रसायन भारत को कुछ देर से प्राप्त होंगे। भारत स्वेज नहर के माध्यम से कच्चे तेल का शीर्ष आयातक है। इस दीर्घ परिवर्तित मार्ग और अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता की वजह से माल ढुलाई दरों में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। स्वेज नहर लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और एशिया और यूरोप के बीच न्यूनतम समुद्री मार्ग प्रदान करती है। इसे वर्ष 1869 में नौवहन के लिए खोला गया था और मिस्र ने वर्ष 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। आपको बता दें कि स्वेज नहर विश्व के सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले नौवहन मार्गों में से एक है। इसके जरिए मात्रा के आधार पर विश्व व्यापार का 12% से अधिक, तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 8% और 1 बिलियन बैरल तेल का व्यापार होता है। अगली खबर वायु प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नियोजित कार्यों के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के अंतर्गत शहर की विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को एकजुट करके बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए शहर की कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजनाओं के घटकों में शामिल है परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क का विस्तार, स्रोत विभाजन अध्ययन, जन जागरूकता, शिकायत समाधान तंत्र आदि। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आरंभ किया था। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM की सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाने के साथ वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना था और इसमें 2017 को आधार वर्ष के रूप में माना गया था। इसके लिए वर्ष 2014 से 2018 से वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर देश भर में शहरों की पहचान की गई। आइए अब आपको बताते हैं
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के घटकों के बारे में। इसके तहत शमन प्रक्रिया में व्यापक पौधरोपण अभियान, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय हस्तक्षेप को शामिल किया गया है। वहीं ज्ञान और डेटाबेस संवर्धन के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव संबंधी अध्ययन किए गए हैं और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, वायु सूचना केंद्र की स्थापना, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली, जन जागरूकता आदि शामिल है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार विश्व का प्रथम दोहरा रडार उपग्रह मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार तैयार किया है। इसे ही निसार उपग्रह के लिए नासा द्वारा विकसित किए जा रहे एल बैंड पेलोड के साथ एकीकरण के लिए नासा को भेज दिया गया है। सार एक सीमित रिजोल्यूशन वाली रडार प्रणाली से फाइन रिजोल्यूशन वाले चित्र निर्मित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक तकनीक को संदर्भित करता है। निसार इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त भूप्रेक्षण मिशन है। इसे वर्ष 2022 में भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक निकट ध्रुवीय कक्षा के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके लिए नासा रडार, उच्च श्रेणी के संचार उपतंत्र, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा उपप्रणाली प्रदान करेगा। इसरो अंतरिक्ष यान बस एक रडार, प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण संबंधी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा। ये नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से सुसज्जित होगा। निसार का काफी महत्व है। ये पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तन, आसन्न ज्वालामुखी विस्फोटों के चेतावनी संकेत, भूजल आपूर्ति की निगरानी और हिमावरण के पिघलने की दर आदि की निगरानी करेगा। इसकी सटीकता के कारण रडार मेघों और अंधकार को भी भेद सकता है। इसका अर्थ है कि ये किसी भी मौसम में दिन और रात दोनों समय डेटा एकत्र कर सकता है। ये भूसतह के परिवर्तनों के कारणों और परिणामों की बेहतर समझ में सक्षम बनाएगा। इससे संसाधनों को प्रबंधित करने और वैश्विक परिवर्तन के साथ स्वयं को तैयार करने तथा उसका सामना करने की मानव क्षमता में वृद्धि होगी। महामारी के प्रभाव की वजह से न्यायपालिका के सभी स्तरों पर लंबित मामलों की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, जो कि न्यायिक डेटा की निगरानी वाला एक सरकारी मंच है, इसके अनुसार लंबित मामलों की संख्या दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 के बीच अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में 18.2%, उच्च न्यायालयों में 20.4% और उच्चतम न्यायालयों में 10.35% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड-19 के दौरान उठाए गए कदम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उद्देश्य से पेशेवरों के लिए वीडियो एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम आवश्यक 190 दिवसों की तुलना में 231 अधिक दिन कार्य किया गया था, यानी सामान्य से अधिक कार्य किया गया था। अत्यावश्यक मामलों की ई फाइलिंग की व्यवस्था की गई थी। 31 जनवरी तक देश भर में 75 लाख से अधिक मामलों की डिजिटल रूप से सुनवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से अधीनस्थ न्यायालयों में 87.3% से अधिक मामले लंबित हैं और उच्च न्यायालयों के समक्ष 12.5% मामले लंबित हैं। मामलों के लंबित होने के कई कारण हैं, जैसे न्यायाधीशों की कम संख्या। भारत में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 20 न्यायाधीश हैं। इसके अलावा अत्यधिक स्थगन होना, न्यायिक प्रबंधन प्रणाली का अभाव, सरकारी मुकदमों की सर्वाधिक संख्या, न्यायाधीशों के रिक्त पद आदि। लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार तकनीक में सक्षम करने के लिए ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्रारंभ किया गया है। लंबित मामलों की निगरानी करने में न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए जस्टिस ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे लोक अदालत आदि प्रचलन में है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। एग्जिट पोल। दरअसल एग्जिट पोल चुनाव के बाद लोगों द्वारा मतदान के तत्काल पश्चात का एक सर्वेक्षण होता है। इसके अंतर्गत मतदाताओं से विधानसभा क्षेत्र से संबंधित चुनावों के परिणामों के बारे में जनमत प्राप्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एग्जिट पोल के लिए प्रतिबंधित अवधि को अधिसूचित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत जनमत सर्वेक्षण या कोई अन्य मतदान सर्वेक्षण संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के निष्कर्ष के लिए नियत समयावधि के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा।
राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम। वर्ष 2012 में भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में NAQUIM का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है जलभृतों का मानचित्रण करना और उसकी विशेषताओं को रेखांकित करना। इसे केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जलभृत एक छिद्रपूर्ण शैल या तलछट का एक निकाय होता है जो भूजल से संतृप्त होता है। जलभृत सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जलभृत और दूसरा होता है संरोधित जलभृत। जलवायु डेटा सेवा पोर्टल। इस पोर्टल को भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा जलवायु डेटा प्रबंधन और उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म के साथ विकसित किया गया है। पोर्टल के प्रमुख घटक हैं IMD वेधशालाओं द्वारा दर्ज किए गए मौसम अवलोकनों की वास्तविक समय में निगरानी करना, मौसम संबंधी डेटा तक ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित करना, मॉनसून, वर्षा और चक्रवात की आवृत्तियों आदि के बारे में सूचना प्रदान करना। विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना। ये संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य देश में चिन्हित किए गए 19 विशिष्ट पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का अंगीकरण करना है। योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन के अंतः प्रवाह को प्रोत्साहित करना और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करना है। चिन्हित किए गए विशिष्ट स्थल हैं ताजमहल और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार दिल्ली में, कोलाबा बीच गोवा में, आमेर का किला राजस्थान में, सोमनाथ मंदिर, धोलावीरा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, तमिलनाडु का महाबलीपुरम, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केरल का कुमारकोम, ओडिशा का कोणार्क मंदिर और बिहार का महाबोधि मंदिर। अफ्रीकी हाथी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार अवैध शिकार और पर्यावास की क्षति के कारण अफ्रीकी हाथियों के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है। अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय प्राणी हैं। वे अपने एशियाई समकक्ष प्रजातियों की तुलना में कुछ बड़े होते हैं और अपने बड़े कानों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के कान अपेक्षाकृत छोटे और गोल होते हैं। अफ्रीकी हाथी की दो प्रजातियां हैं, एक है सवाना हाथी और दूसरा है वन्य हाथी। सवाना हाथी विशाल प्रजाति के हैं जो उप सहारा अफ्रीका के मैदानों में पाई जाती हैं, और वन्य हाथी अपेक्षाकृत छोटी प्रजाति है जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वनों में अधिवासित है। वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट में सवाना हाथी को एंडेंजर्ड और वन्य हाथी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में अधिसूचित किया गया है। गारो पहाड़ियाँ। सरकार मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्र में कई विकासात्मक गतिविधियों को लागू कर रही है। ये गारो खासी जयंतिया श्रेणी का एक हिस्सा है। अरेबेला और तुरा श्रेणी दो पर्वत श्रृंखलाएं गारो पहाड़ी से होकर गुजरती हैं, जिसके फलस्वरूप महान बालफक्रम घाटी का निर्माण होता है। नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। सिमसंग नदी गारो पहाड़ी की सबसे लंबी नदी है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ट्यूलिप गार्डन। वर्ष 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस उद्यान को स्थापित किया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये जम्मू और कश्मीर में जबर वन पर्वत श्रृंखला के गिरिपाद में स्थित है। जबर वन पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी के बीच भाग में पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन श्रृंखला के मध्य एक लघु उप पर्वत श्रृंखला है। जबर वन पर्वत श्रृंखला में प्रसिद्ध दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। नमस्कार।